मृत के साथ चाय पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोकतंत्र का। अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले वो एमएलए चुराते थे, रिजॉर्ट घुमाते थे, फिर उनको लगा कि एमएलए पे इतना रुपया खर्च करने का क्या ज़रूरत है। अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी वही लोग चुनेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो हमेशा उनका ही बहुमत होगा। तो जब चुनाव आयोग ही अब अपने कब्जे में है तो अब जो है वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया जाए। अब वोट चोरी पर भी जब हल्ला हो गया है तो इन्होंने तय किया है कि चुनाव व मुख्यमंत्री ही चुरा लेंगे। मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था खानका रहमानी पहुंचे। यहाँ दोनों ने अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की। आपको बता दें कि खानकाह में आने वाले नेताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। राजीव गांधी से पहले यहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। लंबे समय तक खानकाह को इंजीनियरों की खान के तौर पर जाना जाता है। यहाँ नीट से लेकर जेई की तैयारी कराई जाती है और खानकाह में राहुल तेजस्वी ने कैसे वोटरों की इंजीनियरिंग की, वहाँ के अमीर शरीयत से समझते हैं। उनसे एसआईआर के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पे बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफरतें कैसे कम हो सकें, इन मुद्दों पर उनसे बात की जनरली। मुंगेर के बाद राहुल तेजस्वी का प्लान भागलपुर भी तगड़ा है। यहाँ दोनों का 52 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अपनी वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन का मैसेज क्लियर है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटरों पर पूरा फोकस, और ये मैसेज वोटर अधिकार यात्रा के शुरू होते ही लालू प्रसाद यादव दे चुके हैं। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लमो कलकत्ता चला। लालू यादव ने जब अपने ही अंदाज में सीधे पीएम मोदी पर प्रहार किया। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, सब लोग एक हो जाइए। विपक्ष को बिहार में एसआईआर से विधानसभा चुनाव में नुकसान की आशंका है, क्योंकि विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि एसआईआर से मुस्लिम और आदिवासी दलित मतदाता बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाए गए और ये दोनों का ही पारंपरिक वोट बैंक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी पर चढ़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। चीन से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और उसी दिशा में भारत ने टिकटॉक और अली एक्सप्रेस को हमारे देश में फिर से शुरू कर दिया है। ये पूरे 5 साल बाद हुआ है। टिकटॉक और अली एक्सप्रेस जैसे कि ब्लॉक कर दिया गया था, बैन है जहां पर आप सामान खरीद सकते हैं, इन सभी को अनब्लॉक किया गया है। चीन का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक करीब 5 साल बाद हमारे देश भारत में अब एक्टिव हो चुका है। काफ़ी पॉपुलर था, लोग विशेषकर युवा वर्ग टिकटॉक का बड़ा दीवाना था और जब टिकटॉक बंद हुआ तो उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन चीन से बिगड़ते रिश्तों के कारण इसे बैन किया गया था। अब चीन से क्योंकि हमारी दोस्ती हो रही है इसलिए टिकटॉक को फिर से चालू कर दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारी संवाददाता न्यूज रूम से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारण जो हम बता रहे हैं प्रणय, जरूर खुल रहा है, लेकिन उसमें आगे न तो आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ना कुछ और एक्सेस कर सकते हैं। जहां तक ऐप का सवाल है, ऐप भी एक्सेसिबल नहीं है। देखिए, इस मामले को लेकर अभी सरकार की तरफ से किसी आधिकारिक जवाब का हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने इस मामले में जवाब मांगा है कि क्या वास्तविकता है, क्या स्थिति है। उसी तरीके से अली एक्सप्रेस को लेकर भी स्थिति है कि आप पेज एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसके आगे यदि कोई परचेजिंग करना चाहें या उसको एक्सेस करना चाहें तो वो जो सर्विसेज हैं वो अनअवेलेबल हैं।
है। तो अभी आप इसे न तो पूरी तरह से खुला कह सकते हैं न बंद कह सकते हैं। ये बात सही है कि इसके पहले तक स्थिति ये थी कि टिकटॉक की वेबसाइट पे यदि आप खोलने की कोशिश करें तो वो भी नहीं खुलता था। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने खुद एक्सेस करके देखा, टिकटॉक की वेबसाइट का होम पेज जरूर खुल रहा है, लेकिन उसके आगे अगर आप एक्सेस करना चाहें तो उसके ऊपर नोटिस लगा हुआ है कि 30 जून 2020 से भारत सरकार के निर्देश के बाद इसे ब्लॉक किया गया था। जी बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हालांकि बड़ी खबर यही है कि टिकटॉक और अली एक्सप्रेस बहुत जल्द हमारे देश में फिर से शुरू हो जाएंगे। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अगले 48 घंटे में छिड़ेगा महायुद्ध। देखते रहिए दस्तक। अगर हमास ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हमास का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल में लोगों का प्रदर्शन भी चल रहा है, सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म कीजिए और हमारे बंधकों को सरकार और नेतन्याहू वापस लाएं। नेतन्याहू ने भरी गाजा पर कब्जे की हुंकार, इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को ललकार, गाजा पर पूरा कब्जा करने को इजराइल का अंतिम वार, इजराइल की सड़कों पर फिर उतरे बंधकों के परिवार, हाथों में अपनों की तस्वीरें लिए ये हुजूम इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि इनके अपने गाजा में हमास के बंधक हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि वो जिंदा हैं या भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अपनों से मिलने की उम्मीद में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर हर दूसरे दिन इस तरह का प्रदर्शन देखा जा सकता है। इसके जरिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि गाजा में चल रही जंग का खात्मा हो और सभी बंधकों को वापस लाया जाए। Almost 2 years without a sign of life. Is he starving, injured, alive? How can anyone survive 680 days in hell? तेल अवीव में शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय तक हुए इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मांग की कि जैसे भी हो जंग खत्म की जाए। לכולן ולכולם להצטרף. זה אינו יום חופש ובילוי בקניונים. זה יום של זעקה. זה אינו רק יום של הזדהות עם משפחות החטופים, אלא הפגנה אזרחית לשמירה על צביונה של מדינת ישראל הערכית. करीब 2 साल से 50 बंधकों को गाजा में आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है। इजराइल को उम्मीद है कि इनमें से 20 लोग अभी भी जिंदा हैं। इधर बचे खुचे हमास की तबाही और रहे सहे गाजा पर कब्जा करने के आखिरी मिशन पर इजराइल की सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी मुश्किल से 48 घंटे ही हुए हैं जब इजराइल की फौज को गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी गई थी और अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। इसके लिए करीब 60,000 सैनिकों वाली रिजर्व फोर्स को भी ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया जा चुका है। और अब आपको सुनाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री का वो ताजा बयान जो इजराइल के ताकतवर इरादों को दिखा रहा है। אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי לשר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमास को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमास के लिए जल्द ही नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर वो जंग खत्म करने के लिए इजराइल की शर्त नहीं मानता है तो इनका हाल भी राफा और बेत हनून जैसा होगा।
इजराइल बार बार हमास को ये याद दिला रहा है कि कैसे पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा हमास आतंकी और कमांडरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इजराइल ने हमास के 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। जमीन से आसमान तक उसके किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने से छोड़ा नहीं है। पूरे गाजा में इजरायली फौज की 5 डिवीजन काम कर रही हैं और एक डिवीजन में करीब 10 से 20,000 तक सैनिक होते हैं। इनका काम आतंकी सेल, आतंकी टनल और ठिकानों को तबाह करना है। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति देने के बाद से इजराइल पूरी आक्रामकता के साथ उतर चुका है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। अभी गाजा के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 2 सितंबर को करीब 40,000 सैनिक बुलाए जाएंगे। गाजा में रहने वालों को शहर छोड़ने के लिए 7 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की गई है। इसके बाद सेना शहर को चारों तरफ से घेरकर अंदर बढ़ेगी। गाजा के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाकर उसे अपने कब्जे में लेने के बाद अब इजराइल ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। हमास की तबाही, आतंकियों को मौत के घाट उतारने और गाजा पर पूर्ण कब्जा करने के अभियान पर वो पूरी ताकत के साथ जुट गया है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।